नमस्कार। प्रश्नकाल में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं अलग अलग शख्सियतों के साथ में और उनसे करते हैं कुछ सवाल। इस बार हमारे साथ में प्रश्नकाल में मौजूद हैं मध्य प्रदेश के खाद्य उपभोक्ता मामलों के और नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहुलाल सिंह साहब। बिसाहुलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम उस दौर में आपसे बातचीत कर रहे हैं जब मध्य प्रदेश के गेहूं को एमपी ब्रांड कहकर, मध्य प्रदेश ब्रांड कहकर विदेशों में निर्यात करने की कोशिश की जा रही है। ये बड़े उत्साहित हैं किसान इस घोषणा को सुन के, और आपसे ये जानना चाहते हैं हम कि किस तरह मध्य प्रदेश का गेहूं एक्सपोर्ट होगा और ख़ासतौर पर किसानों को इसका क्या फ़ायदा मिलेगा। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मध्य प्रदेश का गेहूं पूरे देश में सबसे उच्च क्वालिटी का गेहूं है। कभी आप राजस्थान जाएं तो राजस्थान में जो आटा का बोरी आपको मिलेगा उसमें लिखा रहता है कि मध्य प्रदेश का ये आटा, गेहूं का आटा। आप राजस्थान चले जाएं, चाहे गुजरात चले जाएं या दक्षिण भारत में चले जाएं, यहाँ की गेहूं उच्च क्वालिटी की माना जाता है। जहाँ तक मध्य प्रदेश में हमारा सीहोर, रायसेन, बिरसा, इन जगह की गेहूं जो सरवती गेहूं होता है, तो बड़े बड़े ताज होटल हो चाहे अशोका होटल ग्रुप हो, इकट्ठा यहाँ से आके खरीद के ले जाते हैं साल भर के लिए, और उस आटा को बाहर के लोग आते हैं उनको खिलाते हैं। तो कहीं भी चले जाओ मध्य प्रदेश के गेहूं उच्च क्वालिटी की माना जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा गेहूं का उपार्जन हुआ अगले साल। हम ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश के गेहूं की ब्रांडिंग इतनी ज़बरदस्त है कि कई टेलीविज़न चैनल्स पर विज्ञापनों में ये बताया जाता है कि ये इस ब्रांड का जो गेहूं है वो मध्य प्रदेश का गेहूं है, शरबती गेहूं है, सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद मैं का आपसे गेहूं। कहा कि चाहे गुजरात हो या राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे केरल, कहीं भी हो, वहाँ पे लोग ये देख लेते हैं कि कहाँ की गेहूं है। अगर उसे मध्य प्रदेश का गेहूं लिखा है तो ऐसे लोग खरीद लेते हैं। तो ब्रांडिंग तो है मध्य प्रदेश की गेहूं। तो इसमें ये भी होना चाहिए कि कहीं वो खतरा तो नहीं है, यही मैं बता रहा हूँ, डर तो नहीं है कि मध्य प्रदेश में भी कहीं यूरिया का इस्तेमाल ना किया जाए या किसान उन्नत खेती करें, प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़े और उसको मुनाफा भी वैसा मिलता रहे। नहीं, इसमें कोई खतरा नहीं है। देखिए, गेहूं भी कई क्वालिटी हैं। जैसे आपका सरवती हो गया, कई तरह के गेहूं होते हैं, सुजाता वगैरह हो गए। तो जो खाने लायक गेहूं है वही लोग डिमांड करते हैं, ज़्यादा लेते हैं और बेचने के लिए तमाम बेचते रहते हैं। तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। प्रोडक्शन होनी चाहिए, अच्छी उत्पादन होनी चाहिए, और सरकार इस ओर प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश का तो चावल भी धूम मचा रहा है, बासमती को भी अब पेटेंट मिल चुका है, तो चावल भी क्वालिटी वाला हुआ है यहाँ। जी हाँ, बिल्कुल। चावल का भी एक्सपोर्ट करेगी इस साल, हम प्रयास कर रहे हैं। रायसेन जैसी जगह पे बासमती होने लगी, डबरा, बालाघाट, आपके बालाघाट वगैरह में चावल भी हमारे अच्छी क्वालिटी की होती है। तो अब हम उस दौर में जा रहे हैं जब विदेश में जब पिज़्ज़ा खाया जाएगा वो मध्य प्रदेश के गेहूं का होगा। बिल्कुल होगा। अभी शायद एक चीज़ आपको जानकारी नहीं होगी, ये मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, आपका सिंगरौली, यहाँ पे कोदो कुटकी होता है, कोदो कुटकी, और आजकल उसका ब्रांडिंग हम कर रहे हैं। तो कोदो कुटकी, कुटकी का राइस, कोडो राइस या कुटकी राइस, यहाँ की राइस आपके 5 स्टार होटलों में सप्लाई होता है। जब हम उसको मार्केट में बेचते हैं तो मुश्किल से 100 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है, और जब वो वहाँ जाता है होटलों में, आपके अशोका हो चाहे ताज में, तो 1000 रुपया प्लेट मिलता है। अभी मैं कुछ दिन पहले ताज होटल में हम एक फंक्शन में बुलाए थे, तो मैंने वहाँ के जीएम से पूछा, ये कोडो, ये राइस क्या, कैसे प्लेट? बोला साहब 1000 रुपया प्लेट। तो ये जो हमारे यहाँ की कोदो और कुटकी का हम ब्रांडिंग कर रहे हैं, मंडलम में इसके प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाए गए हैं। तो अपने यहाँ जहाँ जो ज़रूरत होता है उस हिसाब से होता है। आपके पास में एक बड़ा जिम्मा ये भी है कि लोगों को घर घर राशन पहुंचाना, बड़ी योजना है कि राशन की होम डिलीवरी करने वाली है। तो इतना बड़ा चुनौती को लेना आपके डिपार्टमेंट के लिए मुसीबत नहीं बन रहा है सर? मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के निर्देश पे
हमने इस साल 4,99,00,000 लोगों को राशन दिया निःशुल्क। 2 किलो प्रधानमंत्री का निःशुल्क और 3 किलो हमारे यहाँ का। कोरोना काल में बहुत से गरीब भाई जो शहरों में काम करने आते थे, प्रतिबंध होने के चलते एक गांव से दूसरे गांव नहीं गए। 5 महीना तक बेचारों को बड़ा मुश्किल पड़ा। तो माननीय शिवराज सिंह जी ने निर्णय लिया, मुझसे कहा कि विशाल जी आप 5 महीना जो काम करने नहीं आए, इनको राशन आप पहुंचाइए और कोई भूखा न रहे। उनका एक नारा था, गरीब की थाली कभी रहे न खाली। तो हमने उस उद्देश्य को लेकर पूरे 3 तरह के, एक सहकारी समितियां हैं जो हर गांव में हैं, और पीडीएस की दुकान, उपभोक्ता भंडार, और दूसरा जो स्वसहायता समूह, इनके माध्यम से पूरे प्रदेश में राशन पहुंचाया। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ये जो निःशुल्क राशन योजना है, जिसमें 1 रुपया किलो पे हम उनको गेहूं चावल जो भी देते हैं, तो अब ये 6 महीना और बढ़ा दिया गया है। अब 6 महीना तक पुनः गरीबों को निःशुल्क राशन दिया जाएगा। 1 रुपया किलो के हिसाब से हमारा राशन निःशुल्क, प्रधानमंत्री का राशन। तो जो गरीब हैं, अगर एक परिवार में 10 आदमी हैं, एक आदमी को 1 महीने का 5, तो 5 महीने का 25 किलो, और 10 आदमी हैं तो 2.5 कुंटल, यानी 2.5 कुंटल राशन उनको एक मुफ्त दिया जाएगा। और हमने ये काम शुरू कर दिया है। 7 तारीख से काम शुरू हो गया। राशन वितरण का काम पूरे प्रदेश में चल रहा है। जिस योजना पर आप प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं, उसी योजना पर कांग्रेस सवाल खड़े कर देती है और ये कहती है कि आप गरीबों को मुफ्त अनाज देके उनको मुफ्तखोरी सिखा रहे हैं। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर पाई। अच्छा काम अगर करते हैं, गरीबों को हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं, उनको रोजगार दे रहे हैं, उनको काम दे रहे हैं। अब हमारे यहाँ जितने स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो शहरों में सब्जी भाजी का दुकान लगाते हैं, हमने स्कीम बनाया कि अगर सब्जी भाजी का कोई दुकान लगाता है या कि किराना का लगाता है, खासकर ग्रामीण अंचल पे मार्केट जिस दिन होता है साप्ताहिक बाजार, उस दिन बेचारा अपना सामान लेके मार्केट में बेचते हैं। हमने निर्णय लिया कि अगर वो 10,000 रुपया का हमसे पैसा लेगा, लोन लेगा, तो हम 1 रुपया ब्याज न लेंगे। और अगर 10,000 पटा दिया तो 20,000 का ले सकता है। वो 50 लाख तक का अपना काम कर सकता है, जो निःशुल्क होगा। अब ऐसे काम अगर हम कर रहे हैं तो कांग्रेस के पता नहीं उसके पेट में क्यों दुख हो रहा है, मैं समझ में नहीं आता। लेकिन ये चुनौती भी तो है। आपने होम डिलीवरी वाली की हम बात कर रहे थे, होम डिलीवरी कर पाना मुमकिन होता है? क्योंकि अमले की कमी भी है, बहुत सारी परेशानियां भी हैं, परिस्थितियां हर वक्त एक जैसी नहीं होती हैं। तो क्या सरकारी अमला राशन को घर घर पहुंचा सकता है? देखिए, मैं आपसे बताऊं, मान लीजिए अनूपपुर जिला, वहाँ पे 200 पीडीएस के दुकान है। तो सहकारी समिति का जो मैनेजर होता है, वहाँ हमने राशन डंप कर दिया। सहकारी समिति के जो लोग होते हैं वो हर दुकानों में राशन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आप मुफ्त भी राशन भी दे रहे हैं, उस मुफ्त राशन को घर घर भी पहुंचा रहे हैं। चुनाव की तैयारी शुरू कर दी आपने? नहीं, चुनाव तो होते रहते हैं समय सीमा पर। हर प्रजातंत्र में तो चुनाव होना है, पर ये काम बहुत अच्छा हो रहा है पूरे मध्य प्रदेश में। आज गरीब खुश हैं और राशन मिल रहा है तो सभी लोग खुश हैं। अभी हम राशन खरीदते हैं 21 रुपया 40 पैसा में और देते हैं 1 रुपया में, तो कौन खुश ना होगा? अगर गरीबी रेखा के नाम किसी का है, वो एसडीएम से प्रमाण पत्र लेके आ जाए, हम उनको भी जोड़ देंगे अपने राशन पर्ची में। भले हमें 21 रुपये, तो सरकार तो ज़्यादा पैसे में राशन खरीद रहा है, किसानों से गेहूं खरीद रहा है, चावल खरीद रहा है और 1 रुपये किलो में दे रहा है। तो इससे अच्छी सरकार तो हो ही नहीं सकती। पब्लिक खुश है। नहीं, बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपका जो मैनेजमेंट है ना, ये इस पर विश्वास कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। एक तो कोरोना का दौर, जब पूरी आर्थिक व्यवस्थाएं ठप है, सरकार के खजाने में लगातार कमी आ रही है। दूसरी तरफ आप महंगा अनाज खरीदते हैं और मुफ्त में बांट देते हैं। तो ये है ना, एक हमारे पास इतने प्रोडक्शन हो गया गल्ले का कि आज रखने का जगह नहीं।
3 साल 4 साल का गेहूं भी हमारे यहाँ पड़ा है, जिसको हम टेंडर कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ये निजी जगह पे जिसको जो चाहे खरीद सकता है। खरीद सकता है टेंडर के माध्यम से, 18 रुपये 19 रुपये जो भी हमारी टेंडर रेट है, तो खरीदे। और लगातार यहाँ पे उत्पादन बढ़ती जा रही है, चाहे गेहूं का हो चाहे चावल का हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके इन दिनों जो जिस तरह का आप काम कर रहे हैं, मसलन अभी अमित शाह जी आए थे, वनवासियों को सौगात दी, बड़ा भव्य आयोजन भोपाल में हुआ, तो आदिवासियों पर फोकस करना, तो ये लगता है कि ऐसा तो नहीं कि भाजपा आदिवासियों से डर रही हो और इस बार थोड़ी सावधानी बरत के काम कर रही हो ताकि कांग्रेस को ज़्यादा सीटें ना चली जाएं, बीजेपी की तरफ आकर्षित हों आदिवासी? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये माना जाता है कि आदिवासी कांग्रेस के ज़्यादा करीब रहा है। देखिए, एक बात आप समझ लें, अभी कुछ दिन पहले जबलपुर में अमित शाह जी आए थे। शंकर शाह रघुनाथ शाह का वो जो जन्म स्थली है उसमें आए थे। वहाँ पे उन्होंने आदिवासियों के लिए कई घोषणाएं की थी। दूसरा, यहाँ पे आदरणीय मोदी जी भी आए, प्रधानमंत्री जी, जमुहूरी मैदान में। उन्होंने भी कई चीज़ें कहा था कि आदिवासियों के लिए ये चीज़ मैं करूँगा, ये चीज़ करूँगा। तो आज प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार जो घोषणाएं अमित शाह जी ने किया था, जो घोषणाएं मोदी जी ने किया था, उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं। नंबर 1, अब आदिवासी अगर सामूहिक विवाह करता है तो हम उनको 6,000 रुपया अलग और 50,000 रुपया अलग, 56,000 रुपये उनको दे रहे हैं ट्राइबल को। दूसरा, आदिवासी अगर कहीं पे ज़मीन पे फॉरेस्ट के हो, रेवन्यू को काबिज है, तो उनको हमने पट्टा देने का निर्णय लिया। कल परसों मोदी जी, अमित शाह जी, ये भी कुछ लोगों को देंगे वन भूमि की पट्टा। तो तीसरा, जंगल, पहाड़, नदी नाले में जो पेड़ हैं फॉरेस्ट के, उनका 20% राशि फॉरेस्ट से लेकर वहाँ पे वन समितियों को दिया जाएगा जो आदिवासियों के हैं। एक बात मैं साफ आपसे कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में आप रिकॉर्ड उठा के देखो, जब 47 सीट में 30-31 सीट जिस पार्टी की आती है उसी की सरकार बनती है। ये एक इशारा रहता है कि आदिवासी जहाँ चला जाए वहाँ से वो सरकार बना दे। ये जो 47 सीट हैं 100 सीटों को प्रभावित करता है। तो अगर 47 जीत गए ट्राइबल, तो 100 सीट में वही पार्टी जीतेगा जहाँ पे आदिवासी जीतते हैं। जब जब आदिवासी बहुत अधिक मात्रा में जीतते हैं उसी की सरकार बनती है। और अगले बार 15-16 ये लोग जीते थे भाजपा से, इसलिए शिवराज सिंह की सरकार नहीं बढ़ पाई। ज़्यादा सीट में आदिवासी कांग्रेस से जीते थे। तो आदिवासी को सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो आपने ये जो फॉर्मूला है, ये आपने शिवराज जी के कान में फूंक दिया है कि इस वजह से ये आदिवासियों पर, इसीलिए आदिवासियों पर इतनी कृपा बरस रही है? नहीं है, अमित शाह जी हो चाहे मोदी जी हो, सबको इस बात को जानते हैं, शिवराज सिंह भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे आदिवासी बहुल राज है। यहाँ अब करीब 44% जो क्षेत्र है वो आदिवासी बहुल है। तो 44% वोट जिधर जाएगा उधर ना सरकार बनेगी। तो कृपा 2018 के विधानसभा इलेक्शन में भाजपा की सरकार नहीं बन पाई थी, तो उसकी कृपा यहीं रुकी हुई थी आदिवासियों की। सब लोग चाहते हैं, देखो संविधान में भी है कि आदिवासियों के लिए ये 2 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण। आपका मेघालय, त्रिपुरा, असम तरफ 6वीं अनुसूची लागू है और हमारे बाकी क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची लागू है। 5वीं अनुसूची में ऐसे प्रावधान किए हैं ट्राइबलों के लिए, अब जो वन भूमि में वो रहता है उसका उनको मलिकाना हक मिलना चाहिए। मैं यही तो कह रहा हूँ साहब कि आदिवासियों पर इतना फोकस करके क्या बीजेपी इस बार का विधानसभा इलेक्शन फतेह करने की कोई रणनीति पर काम कर रही है और अब टोटल फोकस पर आदिवासी है बीजेपी के? कि कोई
अगले बार जो कभी उठा के इनकी वचन पत्र देखो कांग्रेस वालों के, नंबर 1 में लिखा था कि हम 51,000 रुपया लड़कियों की शादी के लिए देंगे। किसी को नहीं मिला। मैं स्वयं अगले बार कांग्रेस में था, अब्दुल्लागंज में 100 जोड़ों का शादी हुआ। कमलनाथ जी ने कहा विशाल जी आप थोड़ा वहाँ जाओ, सामूहिक ब्याह में घोषणा कर दो कि जितने जोड़े आए सबको 51,000 रुपया दिया जाएगा। बड़े घमंड से मैंने पूरा जितने जोड़े थे सबके यहाँ गया, भैया अब 51,000 रुपये कल परसों आपको भेजा जाएगा। आज तक 51 रुपया नहीं मिला उनको। नंबर 1 तो आदिवासियों के साथ तो ये छल कपट किया। दूसरा, इन्होंने कहा था कि जो आदिवासी जिस जमीन पे, चाहे फॉरेस्ट का हो चाहे रेवेन्यू का हो, काबिज होगा उसको मलिकाना हक देंगे। एक भी आदिवासी भाइयों को मलिकाना हक नहीं मिला। तो इस तरह के तमाम घोषणा करने के कारण, क्रियान्वयन न होने के कारण आज कमलनाथ जी को कुर्सी छोड़ना पड़ा और किनारे चले गया। तो जो झूठ बोलेगा आदिवासियों के साथ, वो ज़्यादा दिन तक राज नहीं कर पाएगा। बीजेपी अब उस रणनीति पर काम कर रही है। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आदरणीय शिवराज सिंह जी जब से यहाँ पे आए हैं, ये मुख्यमंत्री बने हैं, इस समय लगातार आदिवासियों की चिंता करते हैं। समय समय पर हमारे जो आदिवासी मंत्री हैं, विधायक हैं, उनसे पूछते हैं कि इनके लिए क्या करना चाहिए, कैसे इनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो हम लोग जो चीज़ उनसे कहते हैं उनको क्रियान्वयन करते हैं, उनको पूरा करते हैं। इस बार कांग्रेस के साथ में प्रशांत किशोर हैं, पीके। अब यूपी कई राज्यों में सरकारें बनवा दी उन्होंने, मध्य प्रदेश में चलने वाला नहीं। ये तो अनुमान हुआ बिसाहुलाल जी, लेकिन प्रशांत किशोर की योग्यता पर, उनकी रणनीतियों पर तो बीजेपी ने भी कई बार भरोसा किया। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं सन 1980 में जब कमलनाथ जी सांसद बने तो मैं भी विधायक बना 80 से, इंदिरा जी के टाइम पे। इंदिरा जी ने हमको टिकट दिया था। इंदिरा जी एक बहुत अच्छी नेता थी। इंदिरा जी ख़त्म हो गई, इसके बाद राजू जी ख़त्म हो गए, शास्त्री जी ख़त्म हो गए, तमाम बड़े बड़े जो कांग्रेस के दिग्गज थे, अर्जुन सिंह जैसे लोग नहीं रहे, कई लोग नहीं रहे। तो धीरे धीरे कांग्रेस नेतृत्वहीन होते जा रहा है। अब उसमें नेता नहीं है, जिसका जो मन पड़ता है वही बोलता है। कमलनाथ जी कुछ बोलते हैं, दिग्विजय सिंह कुछ बोलते हैं, सोनिया गांधी कुछ बोलती है, और राहुल गांधी। अनुशासन जब तक अनुशासन किसी पार्टी में नहीं होगा, वो पार्टी आगे नहीं बढ़ सकता। कोई वहाँ किसी की बात मानने के लिए तैयार है। अरुण यादव कुछ बोलता है, अजय सिंह कुछ बोलता है। तो सबसे पहले अनुशासन होना चाहिए और मजबूत नेता होना चाहिए जिसके नेतृत्व पे सभी लोग काम करें। आज ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो जब तक नेता मजबूत नहीं होगा और संगठन मजबूत नहीं होगा, संगठन में अनुशासन नहीं होगा, तब तक वो पार्टी आगे नहीं बढ़ सकता। और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी संगठन प्रधान पार्टी है। संगठन के माध्यम से ही पूरे शासन प्रशासन चलता है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आगे बढ़ रही है। ये बात अलग है, उपचुनाव में जीत गई थी बीजेपी, लेकिन 2018 के मेन इलेक्शन में वो हार गई थी। कमलनाथ वो नेता हैं जिनके रणनीतियों की वजह से, जिनके मैनेजमेंट की वजह से इलेक्शन जीते भी। आपको यही बताना, मैं आपको आप प्रशांत किशोर को हल्के में ले रहे हैं। मैं जानता हूँ बहुत पहले से। मैं आपको बता रहा हूँ कि कमलनाथ जी ने जो घोषणा किया था उसको क्रियान्वयन नहीं कर पाया। क्रियान्वयन न करने के कारण ये बहुत से लोग उनसे टूट गए। और झूठे वादा करना, पब्लिक अब समझ गई कि ये तो बोलते कुछ हैं करते कुछ नहीं। इसलिए अधिकांश लोग अब कांग्रेस के साथ नहीं है, बहुत से लोग भी नहीं हैं। अभी वर्तमान में जितने ट्राइबल विधायक, करीब 6-7 लोगों को तो मैं जानता हूँ, मेरे पास खुद आए थे जब मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा। भाई साहब हमको भी ले चलो, क्योंकि हमारा ये सिंधिया के आने से हमारी बहुमत हो गई थी, इसलिए उन लोगों को नहीं लाए। आज वो भागना चाहते हैं, कोई रहना नहीं चाहता। तो आने वाले समय में क्या स्थिति होगी देश की, खुद कमलनाथ जी देखेंगे, हम लोग भी देखेंगे।
आप एक आदिवासी मंत्री हैं शिवराज सरकार के, बीजेपी सरकार के, और बीजेपी का ये मानना होता है कि आदिवासियों की जो मूल संस्कृति है, मूल धर्म है, वो हिंदू है, जबकि इन दिनों आदिवासी अपने आप को हिंदू धारा से अलग भी मानने लगा है, एक वर्ग ऐसा भी है। आपका क्या कहना है? ट्राइबल में बहुत विसंगतियाँ, ट्राइबल के रहन सहन अलग प्रकार की है, शादी ब्याह भी अलग प्रकार की है। शादी करने का, अब आप लोगों के यहाँ लड़की वाले तिलक लेके या कुछ लेके लड़के के यहाँ जाते हैं कि साहब हमारी बच्ची है, हम आपके लड़के से शादी करना चाहते हैं। अब भीतर से कुछ दे भी देते हैं, होता है ना कि भाई 2 लाख 10 लाख ले लो भैया, बच्ची से शादी कर लो। हमारा शादी का परंपरा ये है कि लड़का वाला लड़की के यहाँ जाएगा और लड़की वाले को पूरा शादी का सामग्री, चावल दाल कपड़ा, वो लड़का वाला देगा। शादी का पूरा खर्चा लड़का वाला उठाता है। और हिंदू समाज अपने में लड़की वाला पूरा बारात लेके जाए बजाते हुए ढोल धमाका, और उनके हैं उन्हीं का खाए, उन्हीं का सब किए, लौट आए लड़की लेके। हमारे उल्टा सिस्टम। तो शादी का रीति रिवाज अलग है, हमारे देवी देवता भी अलग हैं। अब इसलिए अलग हैं कि जब आर्य लोग यहाँ नहीं आए थे, मतलब हिंदू धर्म का यहाँ पे प्रतिभाव नहीं हुआ था, तब से आदिवासी यहाँ पे रहते हैं। भाई आर्य लोग आए तो चारों वेदों की रचना हुई, चारों धर्म बने, भगवान राम बने, कृष्ण बने, विष्णु बने, ये सब बने। और उसके पहले जब ये आर्य नहीं थे तब से आदिवासी रहते हैं, तो उनका धर्म तो उस समय का है जब ये लोग पैदा नहीं हुए थे। भाई त्रेता में राम पैदा हुए, द्वापर में कृष्ण हुए। जब कृष्ण राम पैदा हुए तब भी आदिवासी थे, है ना। अब शिवरी त्रेता में रही कि नहीं रही, तो वो भी भीलनी थी। ऐसे कई लोग हैं। एकलव्य महाभारत काल द्वापर में हुआ। तो ये पुराने, इनकी अलग परंपरा है, रीति रिवाज अलग है, इनकी ये है। परंतु आदिवासी धीरे धीरे अपने उन्नति के लिए कई धर्म अपना रहे हैं। अब ये हिंदू वाली बात आपने कहा, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, इधर 78% से ज़्यादा लोग ट्राइबल क्रिश्चियन बन चुके हैं। क्रिश्चियन है ना। तो अगर 78% लोगों को हम हिंदू बनाएं, उनके दादा पुरखा रहे तब से वो क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर लिए हैं, तो क्या उनको आज बनाना संभव है? बिल्कुल संभव नहीं। और मार मार के अगर उनको बनाएंगे हिंदू तो मुमकिन नहीं है। आपके केरल में जितने ट्राइबल हैं सब क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर लिया। तो जो क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर लिए हैं, क्रिश्चियन हो गए हैं, यह है कि संविधान में एक व्यवस्था है कि आदिवासी कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता है, परंतु वो ट्राइबल ही माना जाएगा। तो इसलिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, केरल के लोगों को, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे कुछ हो, उनको आदिवासी ही माना जाता है। इसलिए हमारे यहाँ जितने क्रिश्चियन ट्राइबल हैं सब आदिवासी। लेकिन ये बीजेपी और संघ ये कहते हैं कि हिंदू संस्कृति की तरफ जाना चाहिए आदिवासी को, और ये बड़ा देव या जो देवी देवता हैं ये हिंदू संस्कृति के ही हिस्से। देखो, आदिवासी आदि देव को मानता है। आपने सुना होगा कि द्वापर में कृष्ण जी, द्वापर युग खत्म हुआ तो कृष्ण जी भी चले गए ऊपर। आपके त्रेता में राम जी भी ऊपर चले गए, सतयुग में और लोग चले गए। पर एक ऐसा देव है जो कभी खत्म नहीं होता है, शंकर जी। उसी को हम लोग बूढ़ा देव मानते हैं। बूढ़ा देव का मतलब जो सबसे बुजुर्ग देवता हो, तो आदिवासियों का बुजुर्ग देवता है बड़ा देव। बड़ा देव का मतलब शंकर जी। तो जितने ट्राइबल हैं शंकर जी का वो कभी नष्ट नहीं होता। तो इसलिए एक तो शंकर जी को मानते हैं, दूसरा देवी देवताओं, देवी को ज़्यादा मानते हैं। तो जहाँ जहाँ देवी है, चाहे वैष्णो देवी हो चाहे कहीं भी हो, ये उनकी पूजा करते हैं। ट्राइबल 2 ही की पूजा मेन रूप से करता है। पर अब धीरे धीरे हिंदू धर्म का प्रचार हुआ तो हम लोग भी भागवत सुनते हैं।
बढ़ती गई जनसंख्या, धर्म की वो बढ़ती गया, तो इसलिए हाँ, तो इसलिए सब लोग मानते हैं, पर मेन रूप से वो बड़ा देव को ही मानते हैं, बड़ा देव शंकर जी को मानते हैं जी। आपकी फ़िलॉसफी काफ़ी काम की है बीजेपी के लिए ख़ास तौर पर। बीजेपी अब चुनावी तैयारियों में जुट गई है और आखिरी दिनों में है, और इस तरह की तैयारियां आमतौर पर बीजेपी में नज़र नहीं आती थी कि 2 साल पहले ही, यानी अभी 17-18 महीने बाकी हैं और उसके पहले बिल्कुल इलेक्शन मोड में। आज के डेट में आदरणीय मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, और माननीय शिवराज सिंह जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इन सबके नेतृत्व में मैं आज आपसे वादा करता हूँ कि आने वाले समय में भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि इन लोगों ने जन कल्याणकारी योजनाओं को पब्लिक तक पहुँचाने का काम। कमलनाथ और पीके कोई चुनौती नहीं है आपके लिए? चुनौती ये बताइए कि शिवराज सिंह नसरुल्लागंज जाना है या कि रायसेन जाना है तो कार उठाए अपना चल दिए लोगों से मिलते जुलते। आप मुझे बताइए कि आज तक कमलनाथ कौन सा गांव में हेलीकॉप्टर बिना गया है, कार से गया है कभी? जो आदमी पब्लिक से दूर रहेगा वो तो गगन बिहारी है, यहाँ से छिंदवाड़ा जाना है तो छिंदवाड़ा हेलीकॉप्टर तो गगन बिहारी। पब्लिक ऐसे नेता को चुनना चाहता है जो उनके सुख दुख में रह सके, उनके साथ खा सके, पी सके, रह सके, उनकी बातों को सुन सके। अब यहाँ से जाओ छिंदवाड़ा, भाषण दो, स्टेज में पब्लिक जोड़ने वाले दूसरे लोग हैं, फिर हेलीकॉप्टर में बैठ के बैतूल तो ऐसा हेलीकॉप्टर वाला नेता अब नहीं चलेगा, पब्लिक समझ चुकी है। तो ये सब अब ऐसा नेता कोई कांग्रेस में है ही नहीं, तो कहाँ से इनकी सरकार बनेगी? अच्छा, बीजेपी जो है इन दिनों उम्र दराज लोगों को रिटायर भी कर रही है, आपको डर नहीं लगता? आपकी भी उम्र हो रही है। ये हम भी चाहते हैं, अगर हमारा उम्र ज़्यादा हो जाए तो नए लड़कों को मौका मिलना चाहिए। कोई विधायकी या मिनिस्ट्री किसी की बबौती नहीं, पब्लिक का जो काम करे, पब्लिक के हित की रक्षा करे, और पब्लिक जिसको चाहे उसको विधायक बनाए, मंत्री बनाए, इसमें क्या इतराज़ होने की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, साफ गोई और बेबाकी से हमारे तीखे सवालों का जवाब देने के लिए। आपने बहुत अच्छे जवाब दिए, धन्यवाद। धन्यवाद, आप आए कम से कम। बिसाहुलाल सिंह साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रश्नकाल में उन्होंने हमारे साथ बात की। अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ में आपसे फिर रूबरू होंगे। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, लेकिन न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला जारी है।